नमस्कार। आइए सुनते हैं सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी परतें। फोन की घंटी बजी। माँ का फोन था। हेलो माँ, प्रणाम। लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही उनका सारा दर्द छलक गया। क्या हुआ माँ? जिया चिंतित हो गई। गिर गई बेटा, कमर में दर्द हो रहा है। हाँ, वो तो तुमने कल शाम को बताया था। आज दोबारा गिर गई क्या? लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट करो। बिना बात ज्यादा इधर उधर मत चलो। जिया को गुस्से का उबाल व चिंता एक साथ हो रही थी। माँ चुप हो गई। शायद कई बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर शब्दों में नहीं दिया जा सकता। दोनों तरफ सन्नाटा सा पसर गया, लेकिन माँ व जिया के विचारों की श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर काफी लंबे खिंच गए थे, जिनकी शाखाएं प्रशाखाएं कई बिंदुओं पर जुड़ रही थीं और कई पर टूट रही थी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जया साप्रयास कोमल स्वर में बोली। हाँ, बहुत। मनीष भैया को बताया? कल का बताया था। कल इतना दर्द नहीं था। आज मनीष के ऑफिस जाने के बाद गिरी। और भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। जिया भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज्यादा पारदर्शी व मुखर हो जाते हैं। चुप्पी के शब्दों की मारक क्षमता इतनी तीव्र होती है कि दिल के क्या, वजूद के भी टुकड़े हजार हो जाते हैं। अच्छा, तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर जिया ने फोन रख दिया। उसने मनीष को ऑफिस फोन किया। माँ ने दोबारा गिरने के बारे में बताया। ओफो, मनीष के स्वर में चिंता के बजाय एक खिन्नता थी। अब मैं तो 5 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। एक वह भी सदस्य थी घर की, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी हो, ये वे खुद तय करती थी। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया, अमित की तबीयत ठीक नहीं है। मनीष भी इस बात को जानता था। जिया के पति की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल ऑफ कर जिया बैठी ही रह गई। मन गुस्से व क्षोभ से भर रहा था। कौन कहता है माँ को कि जबरदस्ती इधर उधर चलती रहे? घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाले हैं। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दें तो किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन कमी तो है ना। बाबा को गए अभी 3 साल ही हुए हैं। दबंग बाबा, अपना बुढ़ापा, अपनी दबंगता, आर्थिक सक्षमता व पत्नी की सहभागिता के कारण संपूर्ण बिताकर चले गए। लेकिन बाबा के राजपाट की सम्राज्ञी 82 साल की माँ का कष्ट वास्तव में वृद्धावस्था के प्रति मनन चिंतन करने को विवश कर देता है। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग व अपने कमरे में शून्यता का पसर जाना उन्हें कमजोर कर रहा है। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पति की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं। खामोशी से यह जतला देती थी। खाना तो तब भी महाराजिन बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे। लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई व्याधियों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, व साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। माँ, चाय पत्ती चीनी के डिब्बे कहाँ गए? बाबा के जाने के बाद उस दिन वे किचन में चाय बना रही थी। खोलते पानी में चाय पत्ती चीनी डालने के लिए आदतन डिब्बों की तरफ बड़े हाथ हवा में लहराकर रह गए। उसने निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। इधर रखे हैं, माँ उसे डिब्बे दिखाती हुई बोली। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सीवन हल्की सी उधड़ गई थी।
अरे वाह, नए डिब्बे कितने प्यारे हैं माँ। सीमा भाभी लाई होंगी। किचन भी नए सिरे से सजा दिया। वे माँ के चेहरे की उधड़ी परतों पर कच्ची सिलाई करने का प्रयास करती हुई बोली। चाय पत्ती चीनी खोलते पानी में डालते दिल के अंदर भी कुछ खोल गया। आंखों में नमी उतर आई, न जाने खोलते पानी के भाप की या फिर सोच की। चलो माँ, आराम से बैठकर चाय पीते हैं, वे ट्रे उठाती हुई बोली। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह घर पहले भी तो सीमा भाभी का था। कईयों बार ये जताने का बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई और फर्स्ट फ्लोर के अपने कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ बाबा और सीमा भाभी की चाय एक साथ अगल बगल गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। महाराजिन खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का। सीमा भाभी अपना पका खाकर 7 बजे ही ऊपर अपने कमरे में समा जाती। बच्चे छुट्टी आते तब भी उनका यही रूटीन रहता। बच्चों की मर्जी की वे उनके साथ खाए या सबके साथ। सीमा भाभी की बातें सुनकर उसे आश्चर्य होता कि कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है। वे घर की किसी भी समस्या में अस्पृश्य रहती। उन्हें अपनी नौकरी, अपने बच्चों व अपने मायके से मतलब था, लेकिन खराब की परिभाषा के अंतर्गत उन्हें परिभाषित करना भी मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने भैया को कभी नहीं रोका घर परिवार के लिए कुछ करने से, या फिर भैया पर उनकी चली नहीं। यह भी उन दोनों के रिश्ते के बाहरी परत के अंदर दबा रहता था, कभी उजागर नहीं हुआ। फिर बाबा ने अपने पराये किसी रिश्तेदार को सीमा भाभी के खिलाफ कभी कुछ उगलने नहीं दिया। जिया भी माँ को जब तब समझाती रहती, बहू तुम्हारी है माँ, उसे खुशी मिले या गम तुम्हें सहना है, फिर तुम्हारे बेटे की जिंदगी है। जो शब्द तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वे सांस होने के नाते ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ माँ, अच्छा नहीं बोला जाएगा, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा मत बनाना कभी। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे बाबा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बात करती रही सबके सामने। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सीवन फिर उधड़ गई थी। तुम ध्यान मत दिया करो माँ, वो तो पहले भी ऐसी ही थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है। मैं भी लोकल रहती हूँ, रुपए पैसे का इंतजाम बाबा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसलिए एक कमी के बजाय 4 खूबियों में मन लगाया करो। जिया ने उधड़ी परत की फिर मरम्मत कर दी। पर बाबा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने भी साकार हो उठे। सीमा भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी न जाने कितनी बार तोड़ा था। मनीष भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की भी जरूरत कब पड़ती थी। वे सब तो वे अपनी आंखों व तटस्थ मुख मुद्रा से ही कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हो। वह सहम सी जाती, भला इन बातों को कोई शब्दों में पिरोकर व्याख्या करेगा तो शब्द तो कहने वाले के ही होंगे ना, फिर सच्चाई का प्रमाण कहाँ से लाएंगे। बाबा के जाने के बाद सीमा भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। अरे बहू हो तो ऐसी, कैसे संभाल लिया सब कुछ। वे खुद अंदर तक पिघल गई थीं, साथ ही निश्चिंत हो गईं। चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान, मीठी बातें सब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। एक दिन माँ को मिलने को गई थी। वे जब घर लौटने को हुई तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग रहा था। भैया बोले, ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है, जब तक तेज होगी तब तक घर पहुंच जाएगी। सीमा भाभी के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। नहीं भैया, चलती हूँ, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, कहकर वे घर से बाहर निकल गई। लेकिन आंखें छलकने को व्याकुल हो रही थीं। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का अशक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। मनीष भैया का 1 घंटे का स्वाभिमान
माँ को उसके पास रहने नहीं देगा। और सीमा भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जी पाएगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है लेकिन फांस की तरह अंदर तक धंस जाती हैं। आर्थिक संपन्नता की कमी नहीं थी माँ को, पर अशक्त बुढ़ापा अगर आर्थिक संपन्नता के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम न खुलते। अशक्त बुढ़ापे को भावनात्मक संपन्नता की जरूरत होती है, जो एक पल उन्हें उनकी सुरक्षा व भले के लिए डांटे, जो दूसरे ही पल उन्हें गले लगाकर प्यार करे, बच्चों की तरह पुचकार ले, उनके अंदर विश्वास का सागर भर दे। चाय पीते हुए जिया माँ के दिल की परतों की मरम्मत करती हुई खुद उधड़ी चली जा रही थी। सीमा भाभी की तटस्थता को छोड़ दो माँ, उनकी कठोरता पर ध्यान मत दो। ये वाक्य वे कई बार दोहराती, बाबा भी बार बार यही समझाते, पर जिनकी भाव भंगिमाएं, भ्रिकुटियां उसे थोड़ी देर में ही आतंकित कर दिनों के लिए सोच व अपमान के दलदल में धंसा देती। माँ के लिए ये क्या संभव था? 2-4 तोरी और लौकी किसी को देने में ही हल्ला मचा देती है। वर्षों सब्जियां बांटी हैं, मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गई। उच्च शिक्षित, उच्च पदस्थ सीमा भाभी की निम्न स्तर की सोच पर वे मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे ये उसकी खुद की सोच हो। लेकिन माँ को और उधेड़ना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसलिए बात टाल दी। घर में स्थायी तौर पर रहने वाली मेड सरिता से पूछा तो पता चला कि किचन गार्डन से माँ ने थोड़ी सी तोरी और लौकी सरिता से निकलवाकर घर मिलने आई अपनी छोटी बहन को दे दी थी। दिल खराब हो गया जिया का। माँ इस सब की मालकिन है अभी। सीमा भाभी की सोच छोटी सही, पर इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहेगा। और सीमा भाभी की ये कारगुजारियां, चालाकियां जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक व मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती हैं, कभी भैया के सामने नहीं आ पाती हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीमा भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो भैया से वे क्या कुछ नहीं कहती होंगी। एक बार मनीष भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बन रही थी तो चाचा जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है, पर सीमा को तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ जा पाऊंगी चाचा जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। वे मति भ्रम की सी स्थिति में सीमा भाभी का चेहरा देखती रह गई थी। काश कोई चांदी के वर्क में लिपटी कुनेन को देख पाता। बाबा की जिंदगी तक एक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जो अब उड़ गई थी और सीमा भाभी का मुंह खुल गया था। शांति प्रिय भैया भाभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। सीमा भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने में भी कष्ट है, एक पैसा भी माँ पर उनका खर्च नहीं होता है, फिर भी वे माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन बाबा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को मनीष भैया माँ का एक्सरे करवा लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर मनीष भैया व उसे दोनों को चैन मिला। उसने माँ को फोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। मैं तेरे पास आ जाऊं कुछ दिनों के लिए? माँ का करुण स्वर दिल में उतर गया। माँ ठीक तो हो जाओ पहले, ऐसी हालत में भैया तुम्हें आने नहीं देंगे। फिर अमित की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती, मैं दो को कैसे संभालूंगी माँ? माँ अनिच्छा से चुप हो गईं। जिया जानती थी माँ उसके पास क्यों आना चाहती है। सारे दिन कमरे में अकेले लेटी रहेंगी। मनीष भैया शाम व सुबह को जाकर हालचाल ले लेंगे। सीमा भाभी झांकेगी भी नहीं। सरिता से भी माँ का ज़्यादा बातें करना सीमा भाभी को पसंद नहीं। पता नहीं क्या क्या कहकर भैया को भड़का देती है। फिर भैया माँ को नौकरों के साथ बातें करने को मना कर देते हैं। माँ बार बार उसके पास आने की बात करने लगती हैं। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना भैया को गवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उनकी सामाजिक छवि खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटे बहू के पास मन नहीं लगता, इसलिए बेटी के पास ज़्यादा रहती है। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है कि कहीं मनीष बुरा ना मान जाए। उसे तो लगता है
सीमा भाभी को भी अपनी सामाजिक छवि की चिंता रहती है। उनको खुद तो माँ के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, इसलिए वे भी चाहती हैं कि माँ अपने ही घर पर रहे। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती है। माँ की मनस्थिति जिया अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी ना कुछ बोल पाती है और ना मनीष भैया को कुछ समझा पाती है। एक डर भी रहता है कि उसके कुछ बोलने से स्थिति और ना बिगड़ जाए। कहीं माँ के अकेलेपन के बारे में बात करने पर माँ और भी अकेली ना हो जाए। अगले दिन जिया माँ को देखने चली गई। माँ अपने कमरे में आंखें मूंदे अकेली लेटी थी। वह माँ के पास बैठी तो माँ ने आंखें खोल दी। अरे तू कब आई? माँ की उदास अकेली सूनी सी आंखों में असंख्य दीप जल उठे थे। वह उठने का उपक्रम करने लगी। माँ तुम लेटी रहो। जिया ने माँ को वापस लिटा दिया। दरवाजा पूरा खुला था। सरिता भी नहीं दिखी मुझे। आज भाभी घर पर है क्या? नहीं, दोनों गांव गए हैं। सुबह 5 बजे निकल गए थे, रात तक आएंगे। माँ के स्वर में अभी भी दर्द की कराहट थी। लेकिन तुम्हें इस हालत में किसके भरोसे छोड़ गए? जिया आश्चर्य से बोली। सरिता के। लेकिन उसे समझ नहीं आया क्या कहे। वह तो बाई चांस आ गई थी अमित को थोड़ी देर के लिए छोड़कर। अगर बाथरूम जाते समय माँ फिर गिर जाए तो कौन है यहाँ पर उन्हें देखने वाला? भैया ने उसे फ़ोन करना भी उचित नहीं समझा। माँ लेकिन गांव गए, किस लिए गए हैं? वह आश्चर्य से बोली। इससे पहले पिताजी ने कई बार चाहा था कि उनके बेटे बहू कभी गांव जाकर वहाँ की देख रेख कर लिया करें। गांव में एक मकान व जमीन जायदाद थी अभी, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया और आज गांव जाना इतना ज़रूरी हो गया कि सीमा भाभी भी चली गई और भैया माँ को इस हालत में छोड़कर चले गए। लेकिन जिया खुद को गांव जाने की बात ना बताने का कारण जैसे समझ गई थी। कहीं पुरखों की संपत्ति पर जिया अपना अधिकार ना मांग बैठे। सीमा भाभी की सोच से उसे कोई लेना देना नहीं है, पर भैया को तो उसकी नीयत पर भरोसा होना चाहिए था। लेकिन गांव की जमीन जायदाद में मनीष भैया का रुचि लेना तो वे समझ सकती थी, पर घर की हर खुशी और गम से अस्पृश्य भाभी का जाना जहां उसे हैरान कर रहा था, वहीं हल्का सा सुकून भी दे रहा था। चलो, भैया के साथ तो खड़ी होकर रहेगी। अपनी नौकरी छोड़कर गांव में कुछ काम करना चाहती है। एकाएक माँ बोलने लगी। गांव की महिलाओं के साथ मिलकर, इसलिए सोच रही है कि गांव का घर ठीक करा ले और गांव के वरिष्ठ लोगों से, खासकर प्रधान से अपनी जान पहचान अच्छी कर ले, जिससे उसे अपने काम में मदद मिल सके। रसीले फलों के लिए वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए वहाँ रसीले फल बहुतायत में होते हैं। शायद उसी को लेकर कुछ काम करना चाह रही है। मनीष से कहते हुए सुना था कि अदरक भी खूब होती है वहाँ। किसी के साथ मिलकर काफ़ी बड़ा कुछ करने का सोच रही है। मुझे समझ नहीं आया। दोनों कल रात मेरे पास आए थे। जो कुछ बता रहे थे मेरी ज़्यादा समझ नहीं आया। कह रहे थे बाबा के नाम से शुरू करेंगे, इसलिए बाबा की जमा पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। जिया हतप्रभ रह गई। मनीष भैया भाभी के प्रभाव में आकर चाहे कुछ भी कर लें, पर माँ की देखभाल को लेकर उसे उनकी मंशा पर जरा भी शक नहीं रहता। पर सीमा भाभी जिस तरह से उनका कभी कभी ब्रेन वॉश कर देती हैं, पता नहीं क्या इरादा है उनका अब। कहीं माँ की जमा पूंजी बाबा के नाम पर भाभी ने माँ और भैया को बहला फुसलाकर निकलवा ली तो? भावनात्मक व मानसिक स्तर पर अकेलापन भोग रही माँ कहीं आर्थिक रूप से अकेली ना पड़ जाए। भैया भले ही उनके लिए सब कुछ करेंगे, पर दबदबा भाभी का ही रहेगा। अभी जब माँ अपने दम पर रह रही हैं, तब भाभी उनसे बात तक नहीं करती, मतलब नहीं रखती। फिर जब आर्थिक रूप से भैया पर निर्भर हो जाएंगी, तब का नज़ारा क्या होगा? सोचकर ही जिया को सिहरन सी महसूस हुई। घर और शहर की बाकी संपत्ति भले ही अभी माँ के नाम है, पर 82 साल की माँ इसका उपयोग तो नहीं कर सकती ना ही किसी अन्याय के प्रतिकार स्वरूप अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल सकती है। जिया जानती थी तब माँ कुछ और उधेड़ेंगी,
बार बार उधेड़ेंगी और उसे लगातार मरम्मत करते रहना पड़ेगा ताकि माँ की आगे की जिंदगी कुछ ठीक ठाक निकल सके, क्योंकि कर तो वह भी कुछ नहीं पाएगी। माँ, तुम अपना पैसा मत देना। बाबा के नाम पर काम शुरू करना चाहती है तो वे खुद कर ले। बाबा का जो कुछ भी तुम्हारे बाद बचेगा उन्हीं का ही तो होगा, फिर अभी क्यों दे रही हो? उसने माँ को समझाने की एक कमजोर सी कोशिश की। माँ ने एक मजबूर खामोश सी दृष्टि उस पर डाली। वे महसूस कर गईं उन खामोश निगाहों की मुखर भाषा को, क्योंकि मौन में कुछ प्रश्नों के जवाब बहुत पारदर्शी व स्पष्ट हो जाते हैं। माँ और वे चुप थे, पर उनके विचारों के श्रृंखलाओं के सिरे अपनी अपनी जगह पर शाखाओं प्रशाखाओं में खिंचकर एक दूसरे से टूट और जुड़े चले जा रहे थे, जुड़े चले जा रहे थे। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।